नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। करीबन 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं हर दिन और राफेल नडाल जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं। पर क्या आप बिलीव करोगे, इसने नाइकी को बिल्ड किया वो खुद एक फेयर्ड एथलीट था और उसने अपने बिजनेस की शुरुआत अपने कार की डिग्गी से की थी। कहानी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की। नाइट का बर्थ 1938 में अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के पोर्टलैंड स्मार्ट टाउन में। बचपन से वो काफी तेज दौड़ते थे कि लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम एक ग्रेट एथलीट बनना था। स्कूल और कॉलेजेस में उन्होंने अपनी रेस में बहुत काम किया और कई रेसेस जीती। इनके साथ साथ फिल ने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखी और 1962 में MBA कंप्लीट कर लिया। वो अभी भी रनिंग करना चाहते थे, लेकिन एक सुबह प्रैक्टिस रन के दौरान उन्हें रियलिटी से सामना हुआ। अपना पूरा यूथ डेडिकेट करने के बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट के वन ऑफ द बेस्ट एथलीट तो बन चुके थे, लेकिन वो नेशनल इंटरनेशनल एथलीट नहीं बन पाए। ही वाज गुड बट नॉट ग्रेट। वो अब 24 साल के हो चुके थे और अब एथलीट में और बेटर होने का कोई स्कोप नहीं था। इसीलिए बहुत ही दुखी के मन के साथ फिल ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनके एथलीट करियर का ये अब एंड है। एलीट एथलीट बनने के सपने में फेल हो चुके। वो ऐसा करना चाहते थे कि हमेशा स्पोर्ट्स के करीब रह सकें, फिर भी हर रनर की तरह वो अपने शूज से डीपली कनेक्ट थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो शूज का बिजनेस करेंगे। फिल को याद आया कि MBA के दौरान उन्होंने कई हफ्ते की स्टडी की थी और रनिंग शूज के बिजनेस के ऊपर डिटेल रिसर्च पेपर लिखा था। रिसर्च में उन्हें पता चला कि जापानीज कैमरा कंपनी अपनी बेटर क्वालिटी और लो प्राइसेस के चलते अमेरिका कैमरा मार्केट को डिसरप्ट कर दिया और उनके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग अपनी शूज भी सिमिलरली वैसे मार्केट को डिसरप्ट कर सकते थे। समय की सबसे बड़ी कंपनी एडिडास और पूमा को ओवरटेक कर सकते थे। अपने इस कॉलेज बेस के प्रोजेक्ट में एक पूरा बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही रिस्क था, लेकिन फिल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जापान से टाइगर शूज को इंपोर्ट करके USA में बेचेंगे। टाइगर शू को ओनिशुका नाम की एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर दी। इसीलिए फिल ने अपनी पूरी सेविंग इकट्ठा की और फ्लाइट लेके जापान की ओर निकल पड़े और फाइनली जापान पहुंच के ओनिशुका नाम की कंपनी के ऑफिस में कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ले ली। मीटिंग से पहले वो काफी नर्वस थे कि यंग लड़का जो नेचर से शाय और इंट्रोवर्टेड था जापान के शूज कंपनी से पार्टनरशिप करने निकल पड़ा। ऊपर से ओनिशुका के मीटिंग के शुरुआत में ही ओनिशुका की कंपनी का नाम पूछ लिया। पता नहीं कैसे ओनिशुका के घर में रखे ब्लू रिबन की याद आती, वही ब्लू रिबन जो कि जीत कर हासिल किया गया और फिल के मुंह से सडनली ब्लू रिबन निकल गया। उन्होंने कहा कि वे ब्लू रिबन कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन ओनिशुका के इस नाम को सुनकर खुश थे। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल ने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन रिपीट किया। एंड में ओनिशुका एम्प्लॉय इससे इम्प्रेस हुए। उन्होंने खुद कहा कि वो चाहते हैं कि ब्लू रिबन नाम की कंपनी टाइगर के शूज बेचे। इट वाज अ डील। फिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने ओनिशुका को एम्पल शूज के पैसे ट्रांसफर किए और अमेरिका लौट के शूज का इंतजार करने लगे, लेकिन 9 महीने बीत गए, कोई शूज नहीं आए। फिल के लेटर के जवाब में शुका ने कहा कि शूज जल्दी से आ जाए, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। लेकिन शूज को आने तक उन्हें सर्वाइव करने के लिए एक जॉब चाहिए, इसीलिए छोटे से फॉर्म में एक अकाउंटेंट की जॉब ले ली। शुका की मीटिंग के 1 साल हो चुके थे और फिल ने ऑलमोस्ट सारी होप खो दी थी। तभी कॉस्ट्यूम से एक नोटिस आया, जापान के टाइगर के 12 शूज आ चुके थे। कलेक्ट करने के बाद बिना रुके अनबॉक्स कर दिया और सबसे पहले शूज कॉलेज के कोच बिल बोअरमैन को दिखाया और अपने बिजनेस प्लान के बारे में भी बताया। बिल बोअरमैन को वो शूज इतने पसंद आए कि सीधा 50% फिल को अपने बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दे दिया। इस ऑफर से कभी फिल बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। अपने पूरे कोचिंग कैरियर के दौरान बोअरमैन अगर किसी एक चीज से ऑब्सेस थे वो थे शूज। सालों से शूज के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते वो शूज डिजाइन के एक्सपर्ट बन चुके थे। उनका पूरा ध्यान शूज को हल्का बनाने में रहता था। वो अक्सर बिना पूछे स्टूडेंट्स के शूज ले लेते थे। उन शूज को माइनर मॉडिफाई करने के बाद फिर वापस करते थे। सच में उनके मॉडिफिकेशन के बाद एथलीट के परफॉर्मेंस कई ज्यादा इंप्रूव हो जाती। साथ में बिल बोअरमैन एक जीनियस कोच और एक नेचुरल लीडर भी थे। और बाकी रनर के लिए वो एक गॉड लाइक फिगर थे। वही गॉड लाइक फिगर फिल के बिजनेस का पार्टनर बनना चाहते थे। इट वाज और नो ब्रेनर। फिल ने बोअरमैन से हाथ
मिलाया और वो दोनों 50-50 पार्टनर थे। फिल ने उसी दिन ओनिशुका को एक लेटर लिखा और टाइगर शूज बेचने के लिए ईस्टर्न यूएसए की एक्सक्लूसिव ड्यूटरशिप राइट मांगी। साथ में $1000 के टोटल कॉस्ट में 300 शूज का पहला ऑर्डर दिया। इस बार शूज राइट समय में आ गया और ब्लू रिबन को शूज बेचने के लिए ईस्टर्न यूएसए की एक्सक्लूसिव ड्यूटरशिप भी मिल गई। बारी थी इस शूज को बेचने की। फिल ने कई शॉप्स में टाइगर शूज बेचने की रिक्वेस्ट की। सभी ने टाइगर शूज को अपने शॉप में रखने से मना कर दिया। उनके पास खुद के पैसे नहीं थे शॉप खोलने के, इसीलिए उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। अपनी कार के डिग्गी में उसको भर के जहाँ भी कोई एथलीट कोलैबोरेशन होता वहाँ पहुँचने लगे। रेस के बाद एथलीट और स्पेटर से बात करके एथलीट्स से बात करते हुए अपने शूज प्रेजेंट करने लगे। फिल ने पहले भी शॉप की जॉब ट्राई की थी, वे सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन इस बार कस्टमर के रिस्पॉन्स ने फिल को भी शॉक कर दिया। उनके शूज हाथों हाथ बिक रहे थे। खुद एक एथलीट रह चुके थे, इसीलिए एथलीट की प्रॉब्लम अच्छे से समझते थे, इसीलिए कस्टमर को कनेक्ट कर पाते। टाइगर के शूज उनके लिए बेस्ट हैं। 3 महीने में 300 पेयर्स की पहली शिपमेंट बेच दी। इस बार सीधा 900 शूज का ऑर्डर दे दिया। उनकी टोटल कमाई $2000 हुई थी। ऑर्डर का टोटल कॉस्ट $3000 था। फिल ने बैंक से $1000 का लोन ले लिया। उनके बड़े बिजनेस को देखकर अप्रूव कर दिया। उनके पास फाइनली एक ऐसा करियर था जिसे वो डीपली एंजॉय कर रहे थे। ट्रस्टेड पार्टनर था और एक ऐसा प्रोडक्ट था जो अपने आप बिक रहा था। फिल वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट। फिल के नाम पर एक लेटर आया। यह लेटर एक रिलीजिंग कोच ने लिखा था। ये कोच क्लेम कर रहा था कि वो रिसेंटली जापान में सुका से मीटिंग करके लौटे हैं। सुका ने उसे शूज पूरे अमेरिका की एक्सक्लूसिव ड्यूटरशिप राइट दे दी है। कोच ने फिल के बिजनेस बंद कराने का ऑर्डर दिया। फिल के बिजनेस को केवल 2 महीने हुए कि वो अब बंद होने के कगार में आ चुका था। उन्होंने एक ओनिशुका को एक क्लेरिफिकेशन मांगते हुए लेटर लिखा, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए फिल ने डिसाइड किया कि वो जापान जाएंगे और ओनिशुका को कन्फ्रंट करें। फिल ने अपने मीटिंग के दौरान साफ किया कि उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्स का आर्ग्यूमेंट दिया, फ्यूचर प्लान भी समझाए। अगले दिन उनकी मीटिंग सीधा कंपनी के ओनर मिस्टर ओनिशुका से हुई। फिल से मिलते ही ना जाने कैसे उन पर ट्रस्ट हो गया। मिस्टर ओनिशुका ने कहा कि फिल का पैशन उनके यंग डेज का याद दिलाता है और इसी के साथ फिल को जैसे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप वापस दे दी। फिल वाज रिलीव्ड, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई। बिजनेस को पहला साल कंप्लीट होने के बाद ब्लू रिबन ने $8000 की सेल्स की और उन्होंने दूसरी सिटी में एक्सपेंड करने के लिए जेफ जोहानसन नाम का एक सेल्समैन भी हायर कर लिया। जेफ की खासियत यह थी वो अभी फिल की तरह एक एथलीट रह चुके हैं, अपने काम को लेकर एक्सट्रीमली पैशन थे और इसीलिए बिजनेस के दूसरे साल की सेल $16000 यानी कि सीधा डबल होने वाली। लेकिन सरप्राइजली यही उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। फिल बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते थे, इसीलिए एक शिपमेंट के बिकते ही नेक्स्ट ऑर्डर डबल या फिर ट्रिपल तक दे देते थे और उन्हें इन ऑर्डर के पेमेंट के लिए पूरा अपना प्रॉफिट तो रीइन्वेस्ट करना ही पड़ता था। इवन बैंक से साथ में लोन भी लेना पड़ता था। इसी के लिए 1 साल के बिजनेस के बाद ब्लू रिबन पर हजारों डॉलर का लोन चढ़ चुका था। कैश फ्लो निगेटिव था। इसी तरह चलने से बैंक ने फिल को लोन लेने से मना कर दिया। सडनली बिजनेस को चलाने के लिए एक भी कैश नहीं। ब्लू रिबन को सर्वाइवल करने के लिए कैसे भी पैसे का इंतजाम तो करना ही था। लेकिन फिल ने फिर से अकाउंटेंट की जॉब ले ली। इस बार PwC में वो अपने पूरी सैलरी पूरे अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने लगी। दूसरी तरफ उनके पार्टनर बिल बोवरमैन टाइगर शूज के बेटर बनाने में काम कर रहे थे। बोवरमैन ने रियलाइज किया कि अमेरिकन की बॉडी जैपनीज के कंपैरिजन में लंबी और हैवी होती है, इसलिए उनके शूज भी डिफरेंट होने चाहिए। बोवरमैन ने टाइगर के शूज को केयर करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। टर्निंग पॉइंट आया जब टाइगर के शूज को मिलाकर अमेरिकन के लिए बेस्ट शूज डिजाइन किया। उन्होंने शूज का नाम कोल्टेस्ट रखा। ओनिशुका ने कोल्टेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। शूज अमेरिकन मार्केट में आते ही सुपर सक्सेसफुल हो गए। इनके मैनेजमेंट और बोवरमैन के शूज डिजाइन टाइगर शूज वन ऑफ द बेस्ट शूज बन चुके थे। 1971 तक $1.3 मिलियन टच कर चुके और बिजनेस हर साल डबल हो रहा था। इसके साथ फिल ने अपनी जॉब को क्विट करके अपने पूरे बिजनेस को फुल टाइम देने के लिए सोच लिया। कुछ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था। अभी जापान से एक बहुत बड़ा झटका आता है। रिबन को सक्सेस देखकर
ओनिशुका को लालच आ गया। वो अब टाइगर से होने वाली पूरी कमाई खुद रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल को अल्टीमेटम दे दिया। फिल ने ब्लू रिबन का 51% स्टॉक ओनिशुका को नहीं दिया तो किसी और को अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे। काफी सैड और हर्ट महसूस कर रहे थे। तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा था। ब्लू रिबन को खरीदने के लिए ओनिशुका ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी और इसीलिए फिल ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। फिल ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि ये वो मोमेंट है जिसका हम अंदर ही अंदर इंतजार कर रहे हैं। किसी और का ब्रांड बेचने का टाइम खत्म हो चुका है, अब टाइम है अपना खुद का ब्रांड बनाने का। इसी के साथ फिल ने ओनिशुका से पार्टनरशिप तोड़ दी थी, खुद के शूज मैन्युफैक्चर करने की ठान ली थी। सबसे पहला स्टेप था कि एक नया लोगो बनाना। चाहते थे कि एक ऐसा लोगो हो कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ रनिंग, सेंस ऑफ मोशन और सेंस ऑफ विक्ट्री जगाए। प्लस एक ऐसा लोगो होना चाहिए जो कि शूज के साइड में फिट हो सके। उन्होंने लोगो बनवाने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर स्टूडेंट को हायर कर लिया। कुछ दिन बाद स्टूडेंट ने कई डिजाइन दिखाए। एम्प्लॉयज ने उसमें एक कर्व, उसमें पिक चेक मार्क जैसा सिलेक्ट किया। फिल ने उस ग्राफिक डिजाइनर को उसके हेल्प के लिए थैंक्स किया और $35 की फी पे कर दी। लोगों के बाद अगला स्टेप था ब्रांड चुनना। फैल्कन और डिमेंशन 6 कई नाम सजेस्ट किए, लेकिन कंपनी के पहले सेल्समैन जेफ जॉनसन ने सबको बताया कि लास्ट नाइट उनके सपने में बहुत ही अच्छा नाम आया है और वो नाम था नाइकी, क्योंकि विक्ट्री की गॉडनेस को नाइकी कहा जाता है, इसलिए यह नाम सूटेबल था और एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके बाद थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर शूज बनाने के लिए हायर कर लिया। नाइकी ने उन्हें डिजाइन भेजा और शूज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। मई 1971 नाइकी ब्रांड के शूज पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियली लॉन्च हो गए। लेकिन अनलाइक टुडे उस समय नाइकी को कोई नहीं जानता। प्लस एडिडास, पूमा और अब खुद टाइगर जैसे ब्रांड नाइकी के लिए बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर थे जो किसी भी नए ब्रांड को क्रॉस करने के लिए काबिल। नाइकी के मार्केटिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज की 1970 में कोई नहीं यूज कर रहा था। देखा कि दूसरे रनर उस ब्रांड के शूज पहनना पसंद करते हैं, ब्रांड के बड़े एथलीट पहनते थे। नाइकी ने उस समय के बेस्ट रनर के साथ $5000 की डील की नाइकी को प्रमोट करने के। इसी के साथ नाइकी सबसे पहला ब्रांड बन गया जिसने एथलेटिक एंडोर्समेंट एज अ ब्रांड प्रमोट करने के लिए यूज किया। इनकी दूसरी स्ट्रेटजी थी कि अपनी सेलर टीम को स्टेगली चुनना। नाइकी के सेलर्स टीम में ऐसे लोगों को हायर किया जाता था एक एथलीट रह चुके थे या फिर एथलीट के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे। ये होता ये था कि एथलीट की प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ पाते थे, जिससे अल्टीमेटली प्रोडक्ट डिजाइन सेलर्स और स्ट्रेटजी के अलावा भी अपना एक्सपीरियंस पुराना कस्टमर बेस और बोअर मैन उस डिजाइन का फायदा उठा नाइकी को ग्रो किया। एज अ रिजल्ट 1980 में नाइकी 1700 की टीम हो चुकी थी। $270 मिलियन की सेल्स टच कर ली थी। एडिडास को बीट करके अमेरिका की सबसे बड़ी शू कंपनी बन चुकी थी। फिल को लगने लगा कि सबसे बड़ी शू कंपनी बना ली है, लेकिन एंट्री हुई एक ऐसी कंपनी की जिसने नाइकी को हिला कर रख दिया। वो कंपनी थी रीबॉक्स। नाइकी का मेन स्कोप अपने शूज को स्पोर्ट्स में बेस्ट बनाना था। लुक्स और स्टाइल में उनका कभी फोकस नहीं था। लेकिन 1980s में फैशन चेंज एथलीट के शूज में एक मेजर चेंज आया। अब लोगों को बस स्ट्रॉन्ग और बेटर परफॉर्मेंस वाला शूज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग के साथ साथ लुक्स से एट्रैक्टिव परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग हो। बॉक्स ने कस्टमर को वही दिया। एंजल कस्टमर का कनेक्शन नाइकी से टूटने लगा। कंपनी को पहली बार लॉस हुआ, एम्प्लॉयज तक को ले अप करना पड़ा। 1986 रीबॉक ने नाइकी को सरपास करके यूएसए की से बड़ी एथलीट शूज कंपनी बन गई। नाइकी को सरवाइव करने के लिए कुछ जल्दी से मैजिकल करना था। इस काम के लिए चुना एक मैजिकल बास्केटबॉल प्लेयर, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन उस समय मैजिकल प्लेयर थे और फिल को पता था कि फ्यूचर के सबसे बड़े और सबसे लेजेंडरी प्लेयर बनने के काबिल हैं। इसीलिए माइकल जॉर्डन एज ब्रांड चिन्ह कर लिया। माइकल जॉर्डन के साथ में माइकल जॉर्डन के नाम एयर जॉर्डन नाम के बास्केटबॉल और स्लीकर्स भी लॉन्च किए। एयर जॉर्डन से पहले बास्केटबॉल शूज बहुत ही बोरिंग होते थे। एयर जॉर्डन ने अपने बोल्ड कलर और स्टिकर्स को बास्केटबॉल के शूज को रातों रात बदल दिया। स्नीकर कल्चर की शुरुआत। माइकल जॉर्डन उस समय गेम्स में पहनकर तो परफॉर्म करते ही साथ में माइकल के साथ एड्स निकाले।
all in the imagination. इस सभी के कारण एक पावरफुल बन के सामने आए। लॉन्च के पहले ही $100 मिलियन के शूज बेचे और फिर से रिबॉक को ओवरटेक कर दिया। इस सक्सेस के बाद नाइकी कभी नहीं रुका। 1990s में ग्लोबली एक्सपेंड किया, के बाद एक कंट्री को आकर करते चले गए। उसके अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स बियर में भी एंट्री ली और आज 12 लाख करोड़ के साथ एक सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बनी। फिल और नाइकी की जर्नी सच में फिनोमिनल है और इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है फिनोमिनल। और नाइकी की टैगलाइन भी कहती है जस्ट डू इट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री और ये फिल और नाइकी की जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से देखी और आप भी सच में फ्यूचर में कोई नई कंपनी बनाने वाले हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके साथ हूं। तो ये डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड तक जो ने देखा और जिसने नहीं देखा उनको भी थैंक यू सो मच। और ये जर्नी काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी अच्छी रही। और आप भी, मैं चाहता हूं या फिर कोई अन्य लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं चाहता हूं कि आप भी कोई ऐसी कंपनी बनाएं जो कि फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड को एकदम खतरनाक वाली होनी चाहिए। समझते होंगे आगे। तो चलिए, मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताई जो कि नाइकी की क्या कहानी है, ये मैंने सारा कुछ बताया। अगर आप भी ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री और देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।